हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर बेटा हम लोगों ने किया था अभी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एंड आफ्टर सम स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कि मैम पहले एनिमल किंगडम स्टार्ट कर दो, आई कैन अंडरस्टैंड कि स्कूल में बहुत बार ना आपका वही सीक्वेंस वाइज चलता है, तो उसके हिसाब से जूलॉजी में सबसे पहला चैप्टर मेरा एनिमल किंगडम आता है। बॉटनी में जो आपका लिविंग वर्ल्ड आता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम आएगा, वो बेटा आपके पार्ट सर करवा ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया एनिमल किंगडम आज से। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बाकी के चैप्टर्स देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के। सो जस्ट डोंट वरी अगर किसी को लगे कि मैम ह्यूमन फिजियो क्यों छोड़ दिया है, छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा। ऑल्दो हम नीट पैटर्न से पढ़ रहे थे, लेकिन ठीक है, नए नए बच्चे हैं, नीट 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी 11th क्लास में भी है, तो उनके ऊपर स्कूल का भी प्रेशर है। सो आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर एनिमल किंगडम। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम आपने पिछले होमवर्क जो आपने दिया था उसके आंसर्स दिया, आज आप वो लेकर के नहीं आए स्क्रीनशॉट्स। तो बेटा इसलिए नहीं लेकर के आई क्योंकि वो पिछले चैप्टर का था, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का लास्ट लेक्चर था। लास्ट लेक्चर के क्वेश्चंस थे, उनका आंसर सही है गलत है मैं आपको वहीं कमेंट सेक्शन में दूंगी। ठीक है, आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और नए चैप्टर से रिलेटेड जो होमवर्क्स होंगे या जिस चैप्टर से रिलेटेड होमवर्क्स होंगे बेटा उस चैप्टर के लेक्चर्स में डिस्कस होंगे। ठीक है, चलिए तो एनिमल किंगडम L1 कितना फनी सा कोशिश की है मैंने अच्छा सा एक स्लाइड तैयार करने की, बट इट्स टू डिफिकल्ट। हाँ, सो आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट और फिलहाल मैं इतना ही कर पाई। चलिए तो एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं बेटा। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं कि नीट में मैडम इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, तो नीट में बेटा इस चैप्टर से आपके मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ से आते हैं मैडम, तो यहाँ पर आप लोग 2-3 चीजें बहुत बेसिक्स ही पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि एनिमल किंगडम को जो हमने फर्दर क्लासिफाई किया है वो किस बेसिस पे किया है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोग इसमें पढ़ेंगे आपके जितने भी फाइलम्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर बेटा हम देखेंगे उन फाइलम्स के एग्जाम्पल्स। ठीक है, यही वो पॉइंट है जहां से आपके नीट में क्वेश्चन आते हैं, और लिख के ले लो बेटा जब तक अपना ये चैप्टर एंड होगा अगर आप लोग उतनी ही शिद्दत से पढ़ते आए जैसे कि अब तक मैं आपकी शिद्दत देख रही हूँ डाइजेशन वाले चैप्टर में, जिस तरह से आप लोग रेगुलर पूरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं, अगर आपने बेटा उतने ही शिद्दत से इस चैप्टर में पढ़ाई की तो बाय द एंड ऑफ चैप्टर आपको सारे फाइलम ऑन टिप्स होंगे। और यही बेटा इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात है। ठीक है, यहीं पे बच्चों को डिफिकल्टी आती है, मैडम इसके कैरेक्टर्स याद नहीं होते, मैम हम एग्जाम्पल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम एग्जाम्पल्स भूल जाते हैं। तो सब कुछ ऑन टिप्स होगा अगर आप रेगुलरिटी और कंसंट्रेशन अपना पूरा रखते हैं यहाँ पर क्लास में तो। ठीक है, चलिए तो आगे कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि अभी आपका बॉटनी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेटा आपने देखा कि पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, कैरलस लीनियस ने दिया, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 3 किंगडम आपका अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, 4 किंगडम आपका कोपलैंड ने दिया, उसके बाद आपका मोस्ट एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आया विच इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑल्दो उसके बाद आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया जो कि कार्ल वूज ने दिया, लेकिन फिर भी द मोस्ट accepted one as I said is the 5 kingdom classification given by R.H. Whittaker। और इस R.H. Whittaker के 5 kingdom classification के बारे में बेटा आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा इन दी चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये जितने भी बेटा आप लोगों ने पहले किंगडम्स पढ़े, पहले आप लोगों ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, इसकी कहानी आप लोगों ने पहले ही पढ़ ली है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपके सर ने इसकी कहानी सुनाई है आपको। फिर 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम आया, 5 किंगडम आया, ऑल्दो आया तो उसके बाद 6 किंगडम भी, लेकिन हमको जो बेटा पढ़ना है वो जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, और हम लोग पढ़ेंगे बेटा आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, विच वॉज गिवन बाय R.H. Whittaker। किसने दिया बेटा ये क्लासिफिकेशन सिस्टम, आपके R.H. Whittaker अंकल ने दिया। यस,
टू किंगडम क्लासिफिकेशन आपका दिया था कैरलस लीनियस ने, सिंपल सा एक क्विक रिवीजन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आपका दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने, फोर किंगडम आपका दे दिया था कोपलैंड अंकल ने, सिक्स किंगडम आपका दिया था कार्ल वूज अंकल ने। लेकिन हमें पढ़ना है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से किंगडम्स बेटा हैं आज की डेट में। सबसे पहला आता है आपका किंगडम मोनेरा, फिर आता है बेटा आपका किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, एंड एनिमेलिया। ये हैं बेटा फाइव किंगडम्स, ठीक है, जिसमें कैरलस लीनियस अंकल ने ये बोला था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा जो आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। कैरलस लीनियस अंकल ने बोला था कि इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो प्लांट्स हैं या वो एनिमल्स हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए थे जिसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले जो आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें केवल और केवल किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलियास थे। उसके बाद बेटा जो आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कि आपके अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, इन्होंने बोला कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन ये तो मल्टी सेलर है, हम एक काम करते हैं सारे के सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स को अलग रख देते हैं, और इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया, ठीक है। फिर कोपलैंड अंकल ने ये बोला यूनिसेलर तक भी ठीक है लेकिन टाइप्स ऑफ सेल्स, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स, दो तरीके के सेल्स होते हैं भाई, तो जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको उठा करके इन्होंने कोपलैंड अंकल ने किंगडम मोनेरा में रख दिया। फिर आर.एच. व्हिटेकर अंकल ने इनको एक नया आया किंगडम फंजाई। फंजाइस को पहले बहुत कंफ्यूजन था कहाँ रखा जाए, इनके पास सेल वॉल है तो इनको प्लांट्स में रख दें, लेकिन ये तो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना खाना नहीं बना पाते, इनके पास ना है क्लोरोफिल तो इनको हम एनिमल्स में रख दे। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, उसके हिसाब से तो इनको हमें एनिमल्स में रखना चाहिए। तो हम इनको कहाँ रखें, जगह नहीं मिल रही थी, प्लांट्स में रखे कि एनिमल्स में रखें। फिर अगर हम इनको प्लांट्स में रख भी देते, चलो एनिमल्स हटा दो, इनके पास सेल वॉल है, हमने इनको प्लांट पे रख दिया, लेकिन फिर हमने देखा कि सेल वॉल प्लांट्स की तो सेल्लोज की बनी होती है, हेमीसेल्लोज की बनी होती है, इनकी सेल वॉल अलग ही काइटिन की बनी हुई है। तो इन्होंने बोला एक काम करो, ये किन्हीं के नहीं है, इनका वो धोबी के कुत्तों जैसा हाल हो गया, ना घर के हैं ना घाट के, तो एक काम करो इनको अलग ही कर दो, इनको एक अलग ही किंगडम दे दो। तो किंगडम फंजाई दिया आपके आर.एच. व्हिटेकर ने। ऑल दो उसके बाद जो सिक्स किंगडम आया आपके कार्ल वूज अंकल ने दिया। इन्होंने क्या बोला, जो बैक्टीरियाज थे आपके आर्की बैक्टीरियाज और यू बैक्टीरियाज, दो तरीके के, जिनको बेटा किंगडम मोनेरा में रखा था, इन्होंने उसमें से एक अलग किंगडम बना दिया था आर्की बैक्टीरिया का, ठीक है। तो वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा साइंटिस्ट लोगों को, इसलिए उन्होंने कहा जैसा चल रहा है आर.एच. व्हिटेकर अंकल की बात को मान्यता प्रदान की जाए ठीक है, और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ही सबसे बेस्ट और सटीक मान करके इसको आगे फॉरवर्ड किया जाए। सो दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वन गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर, एंड अंडर दिस और अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर आर फाइव किंगडम्स: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा एनिमल किंगडम के बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं ऐसे, ठीक है। वैसे तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो पांचों किंगडम हमने किस बेसिस पे बनाए थे, इसका बेटा एक आपका टेबल दिया हुआ है चैप्टर 2 में, राइट साइड में अपर पार्ट में, ठीक है। तो वो पूरा आप लोगों ने वहीं पर पढ़ लिया है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इनके क्या ऐसे बेसिक फीचर्स हैं। तो सबसे पहला बेटा इनका फीचर है कि ये मल्टी सेलर है, दूसरा यूकैरियोटिक है, ठीक है। और क्या है बेटा इनकी खास बात, अगर हम इनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो इनके पास बेटा जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, दे हैव सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है।
इसके अलावा बेटा और क्या है इनके पास ऐसा, तो इनके पास अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ये दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा हो गया बेटा, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, और रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इनमें एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी ये शो करते हैं। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेक्सुअल भी शो करते हैं, मोस्टली मतलब काफ़ी है। ठीक है, और सेक्सुअल तो मतलब मैक्सिमम इसमें करते ही हैं, अपर तो सारे ही सेक्सुअल शो करते हैं, लोअर में एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जिसमें दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। ठीक है, और इसमें बेटा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कई तरीके के होते हैं, दे कुड बी पैरासाइट्स। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक में दे कुड बी पैरासाइट्स जो दूसरों की बॉडी पर रह करके उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं ये। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं जो सड़ी गली चीज़ें खाते हैं। ठीक है, ये बेटा आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर देते हैं। ये सैंग्यूवरस होते हैं। सैंग्यूवरस क्या होता है बेटा, जो कि ब्लड सकिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका लीच हो गया है ना, जो ब्लड सक करती है सीधा। ये बेटा आपके कैप्रोफेजी शो कर सकते हैं, कैप्रोफेगस जो अपनी ही फीसेस को खा जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पिग। तो ये कई सारे बेटा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी ये कई सारे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, और भी कई टाइप्स हैं, अगर आपको लगता है कि और भी कई टाइप्स आपको पता है या कहीं आपने सुने हैं तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप मुझे बता भी सकते हैं इन कमेंट सेक्शन कि हाँ मैम और भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ये टाइप्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो हो गया बेसिक फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम। इसमें मल्टीसेलुलैरिटी आपको पता ही है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनिमल्स में बेटा जिनको हमने रखा है, दे ऑल आर मल्टीसेलुलर, कोई एक्सेप्शन ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका यूकैरियोटिक हो गया। यूकैरियोटिक मतलब दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, दे हैव वेल डेवलप्ड एंड वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स विद देयर मेम्ब्रेनस पार्ट। ठीक है, दे सेल वॉल बेटा इनमें एब्सेंट होती है, दे हैव सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल वॉल इनमें होती नहीं है, इनके पास सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये आप पढ़ चुके हैं बेटा सेल चैप्टर में, also known as cell membrane, and this is made up of phospholipids and proteins basically. ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, पढ़ाई होगा आप लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया, हेट्रोट्रॉपिक, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों मोड ये शो करते हैं। एसेक्सुअल है मतलब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो बेटा एक ही बात है कि ये क्या करेंगे, गेमीट फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अगर सेक्सुअल मोड की बात होगी तो ये क्या करेंगे, ये मेल और फीमेल गेमीट्स बनाएंगे, उनका फर्टिलाइजेशन होगा जिसको हम बोलते हैं उनका फ्यूजन होगा, और फिर बेटा बेबी डेवलप होगा, है ना। और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बेटा ये फ्रेगमेंटेशन भी शो करते हैं, जैसे कि आपका प्लेनेरिया हो गया। हाँ, एसेक्सुअल मोड की अगर हम बात करें तो ये रीजनरेशन शो करते हैं, जैसे कि आपके पॉरीफेरेंस या स्पॉन्जेस होते हैं कुछ, ये बडिंग शो कर सकते हैं, स्पॉन्जेस भी शो करते हैं बेटा बडिंग, और हाइड्रा तो मेन हो ही गया। ये रीजनरेशन में बेटा आपका स्पॉन्जेस और प्लेनेरिया भी आ जाएगा। ठीक है,
तो ये कुछ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, जो कि एनिमल्स, मल्टी सेलुलर एनिमल्स एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और वो ये कि हमने किंगडम एनिमेलिया, जब हम बात करते हैं एनिमल्स की तो हम भी एनिमल्स हैं, है ना। इतने सारे एनिमल्स हैं इस धरती पे एंड यू विल नॉट बिलीव कि हम सबसे खतरनाक एनिमल्स हैं उन सब में, क्योंकि हमारे पास दिमाग बहुत ज़्यादा है। हाँ चलिए, तो हम भी एनिमल्स हैं, एलिफेंट भी एनिमल है। ये लो सबसे पहली वाली स्लाइड खोल दो, हम तो एनिमल्स हैं ही। ठीक है, ये देखो बर्ड भी एनिमल है, फ्रॉग भी एनिमल है, घर में घूम रहा आपका कॉकरोच भी एनिमल है, जो बीज हैं बेटा ये भी एनिमल है, डियर भी एनिमल है, एलिफेंट भी एनिमल है, छोटा सा जो आंट घर में घूम रहा है, आंट जो भी बोलना है, वो भी बेटा एनिमल्स हैं, हाइड्रा भी एनिमल्स हैं। तो हम में डिफरेंस क्या है? हम सारे के सारे एनिमल्स हैं, मतलब हम सारे के सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो करते हैं, हमारे पास सेल वॉल एब्सेंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कोई ना कोई शो कर ही देते हैं, और रिप्रोडक्शन हम लोग मोस्टली एसेक्सुअल शो करते हैं। तो हम सारे के सारे मैडम एनिमल्स है, तो हमें कोई डिफरेंस नहीं है क्या? है, और बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस है बेटा हमें। ठीक है, और इसी वजह से हमने एनिमल किंगडम को कई सारे फाइलम्स में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन कौन से फाइलम्स हैं बेटा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज, ये जो मैं फाइलम्स यहाँ पे लिख रही हूँ ये आपके उसी सीक्वेंस में लिखूंगी जो एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, देयर आर सो मेनी फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम। क्लास 9th में आप लोगों ने 8 फाइलम्स पढ़े हैं एनिमल किंगडम के। इस ईयर बेटा हम लोग 11 फाइलम्स पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ 11 फाइलम्स हैं, बहुत सारे फाइलम्स हैं बेटा। जो लोग बीएससी करते हैं जूलॉजी में वो लोग कुछ और फाइलम्स को डिटेल में पढ़ते हैं। हम फिलहाल बेटा केवल उतना पढ़ेंगे जो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और उसके अकॉर्डिंग बेटा वी हैव टू गो थ्रू 11 फाइलम्स। कितने? 11 फाइलम्स। नाउ व्हाट आर ऑल दोस फाइलम्स? नंबर 1 इज फाइलम पॉरीफेरा। आप लोग प्लीज इसी सीक्वेंस में याद करेंगे। क्यों याद करेंगे उसका एक मैं आपको रीजन बताऊंगी, क्योंकि जब बेटा मैं आपको क्लासिफिकेशन या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी तो मैं वहाँ पे फाइलम के नाम नहीं लिखूंगी, वहाँ पे नंबर का खेल खेलूंगी। ठीक है, नंबर 1 अगर मैं बोलूंगी मतलब मैं पॉरीफेरा की बात कर रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ नंबर 2 मतलब बेटा मैं बात कर रही हूँ फाइलम सिलेंट्रेटा की। अगर मैं बोल रही हूँ नंबर 3 दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फाइलम टीनोफोरा। नंबर 4 फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। नंबर 5 फाइलम एस्केहेलमिन्थस। नंबर 6 फाइलम एनिलिडा। नंबर 7 फाइलम आर्थ्रोपोडा। नंबर 8 फाइलम मोलस्का। नंबर 9 फाइलम एकाइनोडर्मेटा। नंबर 10 फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड नंबर 11 is फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, सो हियर आर दीज 11 फाइलम्स जो कि मेजर फाइलम्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडर दिस चैप्टर एनिमल किंगडम। अब मैडम ये सारे ही मेजर फाइलम्स होते हैं क्या? नहीं, इनमें एक्चुअली जो हमने एनिमल किंगडम को कई सारे फाइलम्स में डिवाइड किया है उनमें कुछ माइनर फाइलम्स हैं, जैसे कि आपका फाइलम
टीनोफोरा। ये बहुत छोटा सा फाइलम है। छोटा फाइलम है मतलब इसके अंदर बहुत कम एनिमल्स इंक्लूडेड हैं, बहुत कम एनिमल्स की वेराइटीज इंक्लूडेड है। ठीक है, सो द टीनोफोरा इज अ माइनर फाइलम। इसके अलावा बाकी जो बेटा आपके फाइलम्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फिलहाल, ये बाकी के रेस्ट 10, दीज आर द मेजर फाइलम्स। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो पहले तो हमने इन सारे के नाम, तो आपको बेटा इसको एक ना ऐसे सॉन्ग बना लो कि पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केहेलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये बेटा जो 11 नाम है, इस गाने को आपको सुबह और शाम दूध के साथ लेना है। ठीक है तो 2-3 दिन अगर आप बेटा, जैसे 3 दिन का एंटीबायोटिक का, 5 दिन का एंटीबायोटिक का, 7 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, ऐसे ही बेटा मैं आपको फिलहाल 3 दिन का होमवर्क दे रही हूँ, ऑल्दो हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन 3 दिन आपको इन फाइलम्स को सुबह शाम दूध के साथ लेना है। ठीक है, मतलब आपको सुबह शाम दूध के साथ, जब भी आप दूध पीते हैं, अच्छा आपको बोलोगे मैम हम दूध नहीं पीते, फाइन, चाय पीते होगे, छोटे बच्चे हैं चाय तो नहीं पीते होंगे, जूस पीते होगे, या अभी गर्मी हो रही है तो छाछ पीते होगे, बटर मिल्क, जो भी पीते हो बेटा, उसके साथ आपको इसको सुबह शाम 2 बार याद करना है। तो 3 दिन में आपको अच्छे से याद हो जाएगा, 3 दिन का ही आपका कोर्स है। ठीक है, तो पहले तो आपको इनको सीक्वेंस में याद करना है। अब इनको सीक्वेंस में याद करेंगे तो इनके साथ कुछ छोटी छोटी चीजें और भी याद करेंगे, जैसे कि इनके कॉमन नेम्स क्या होते हैं। तो फाइलम पॉरीफेरा इज ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस। ठीक है, इनको हम स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। सिलेंड्रेटा को बेटा हम निडेरियंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, टीनोफोरा को हम सी वॉलनट्स या कॉम जेलीज के नाम से जानते हैं। प्लेटीहेलमिंथस को बेटा हम फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। प्लेट कैसी होती है, एकदम चपटी होती है ना, तो ये बिल्कुल चपटे वर्म्स होते हैं। ठीक है, एस्केहेलमिंथस को बेटा हम राउंड वर्म्स बोलते हैं, और उसका कारण है जब हम इन वर्म्स को बीच से काटते हैं ना, तो ये बिल्कुल गोल दिखाई देते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू में। ठीक है, एनिलिडा जो आपका टर्म है ये एन्युलस से आया है, जहाँ पे एन्युलस का मतलब होता है बेटा रिंग, है ना, इसलिए दे आर कॉमनली नोन एज रिंगवर्म्स। आर्थ्रोपोडा, इसके लिए मैं लिखूंगी, ऑल्दो आपको ये सब पता होगा, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ये सबसे बड़ा फाइलम है। लार्जेस्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस आर्थ्रोपोडा के अंदर बेटा जो वैरायटी है ऑफ एनिमल्स वो सबसे ज्यादा है। आपको जितने भी अपने आसपास इंसेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना, इंसेक्ट्स जिनको हम बोलते हैं, वो सारे के सारे इंसेक्ट्स बेटा इसी में बिलोंग करते हैं। इसके अंदर एक क्लास है इंसेक्टा। ठीक है, तो सारे इंसेक्ट्स इस फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर एक छोटी सी क्लास है, क्लास इंसेक्टा, उसको बिलोंग करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। जितने भी नोन एनिमल्स हैं बेटा इस अर्थ पर, उनमें से 2/3 ऑफ एनिमल्स मैं यहाँ पे लिखूंगी, 2/3 ऑफ एनिमल्स जो हैं वो आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा को ही बिलोंग करते हैं। केवल 1/3 में बाकी सारी वेराइटीज आती हैं। ठीक है, फाइलम मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ये दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है आपके एनिमल किंगडम का। ठीक है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा फाइलम एकाइनोडर्मेटा की। तो एकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, एकाइनो मतलब ऐसे कांटेदार। ठीक है, डर्मा मीन स्किन। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? स्किन के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, तो एकाइनोडर्मा इज एकाइनोडर्मेटा आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। हेमिकॉर्डेटा के लिए बेटा मैं लिखूंगी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन non-chordates and chordates। अब आप कहोगे मैम ये नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में बेटा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और फाइलम कॉर्डेटा की भी हम बात करेंगे बाद में।
ठीक है। तो ये बेटा आपको 11 जो भी मैंने आपको सीक्वेंस में ये सारे फाइलम के नेम लिए हैं, लिख करके दिए हैं, आपको इनको इसी सीक्वेंस में याद करना है। इसी सीक्वेंस में दे आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी टू। ठीक है। तो फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस, एस्किलमिंथस, देन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट इज कॉर्डेटा। ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा आपके एनिमल किंगडम को हमने 11 फाइलम्स में जो मेनली डिवाइड किया है उनके बारे में। अब हमने क्यों डिवाइड किया मैडम इनको, ऐसे कैसे डिवाइड कर दिया हमने, ऐसे कैसे चींटी को आर्थ्रोपोडा में रख दिया, अपने आप को कॉर्डेट्स में रखा, मछली और हम दोनों ही कॉर्डेट्स हैं मैडम, ऐसा क्यों? ये बहुत सारी लंबी कहानी है। तो कुछ तो ऐसा रीजन रहा होगा ना कि आपने इनको क्लासिफाई कर दिया। तो उनको क्लासिफाई करने का बेस क्या है, किस बेस पे आपने इनको क्लासिफाई किया है? तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बेटा हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस इज नंबर 1। दूसरा क्या है बेटा आपका बॉडी सिमेट्री। थर्ड इज number of germ layers. Then fourth is body plan. Fifth is body symmetry. Sixth is segmentation, and seventh is notochord. ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स जिसके बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को इन 11 फाइलम्स में डिवाइड किया है। ओके, सो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं सबको। ठीक है, क्या क्या है इनका मतलब, कैसे हमने एनिमल्स को इनके बेसिस पे क्लासिफाई, किसको किस में रखा। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बेटा एनिमल्स कुड बी ऑफ cellular level of organization, tissue level of organization, organ level of organization, and organ system level of organization. ठीक है, 4 तरीके के एनिमल्स हो सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। नंबर 1 हो गया आपका सेलुलर। अब ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो डेफिनेटली आपको सुने सुने लग रहे होंगे। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था डाइजेशन में भी कि किस तरीके से आपके ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। ठीक है, द वेरी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड, और यूं कह लो कि विच आर स्पेशलाइज्ड to perform a similar function and which have similar origin but their structure may or may not be similar. They are known as tissues. ठीक है, group of tissues makes an organ, group of organs makes an organ system. कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कौन से ऐसे जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ये तो आप सबको पता है ना, हायरार्की की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, group of cells makes tissues, group of tissues makes an organ, and group of organs makes an organ system. ठीक है, ये तो सबको पता है। अब ऑर्गेनिज्म किसी भी लेवल पे हो सकता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कर सकता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कर सकता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कर सकता है, और
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर सकता है। अच्छा, मुझे है ना एक बच्चे का क्वेश्चन याद आ रहा है। एक बच्चा बार बार काफी टाइम से मुझसे पूछ रहा है कि मैम एस्के हेलमिंथस और निमेट हेलमिंथस एक ही होते हैं क्या? यस, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इनको बेटा हम निमेट हेलमिंथस भी बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम निमेटोड्स भी बोलते हैं। एकदम से मुझे याद आ गया इसलिए आई एम मेंशनिंग इट हियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेलुलर, अब जैसे मैं बोलूंगी कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ एनिमल्स शो करते हैं, तो कुछ बच्चों के मन में आएगा लेकिन मैम कैसी बातें कर रही हो? अभी तो आपने बताया था कि जितने भी एनिमल्स हैं दे ऑल आर मल्टी सेलुलर विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो फिर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही कैसे शो कर सकते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है यूनिसेलुलर? नो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये होता है बेटा कि ये है तो मल्टी सेलुलर, लेकिन में each cell independently performs all the function, ठीक है। हर एक सेल इंडिपेंडेंटली अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है, इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शन के लिए वो पड़ोसी सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि मल्टी सेलुलर तो है लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम का जो बंटवारा है वो बेटा आपको सेल के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ? इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर देखने को मिलेगा। अब इस डिवीजन ऑफ लेबर को समझते हैं। हम घर में रहते हैं तो हमारे घर में सबका एक काम है। मम्मी या तो हाउसवाइफ होती है या फिर ऑफिस गोइंग होती हैं, किसी ना किसी सेक्टर में मम्मी वर्क करती हैं। अगर मम्मी वर्किंग भी हैं, वर्किंग वुमेन इन द सेंस की वैसे तो होम मेकिंग या हाउसवाइफ से बड़ा वर्क और कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मम्मी अगर जॉब भी करती हैं, घर से बाहर कोई दूसरी जॉब करती हैं, तो भी बेटा घर मम्मी ही संभालती हैं अल्टीमेटली आकर के, है ना। खाना ही मम्मी बना रही हैं, हमारे को भी मम्मी देख रही हैं, मशीन भी मम्मी लगा रही हैं, बर्तन के लिए भी अगर या तो मम्मी धो रही है नहीं तो मेड भी लगी हुई तो उसको भी सुपरवाइज मम्मी कर रही है ना। जो भी चीज़ का कुक वगैरह भी लगा है तो सुपरवाइज मम्मी कर रही हैं, तो बहुत काम करती है मम्मी, है ना। और अगर मम्मी हाउसवाइफ ही है, केवल होम मेकर है, तो घर तो पूरा संभाल ही रही हैं, साथ ही साथ तुम्हें भी संभाल रही हैं, तुम्हें पढ़ाती भी हैं। पापा का सारा काम घर का उन्हीं को देखना पड़ता है, बाहर का ही तो पापा करते हैं, हाँ या नहीं। आपका काम क्या है? पढ़ाई करना, खेलना, है ना, सोना, खाना, इतना ही काम होता है हमारा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि घर में 3-4 भाई बहन है ना, तो मम्मी काम बांट देती हैं कि दिन भर पड़े पड़े ना तुम लोग ज़्यादा आज़ाद हो रहे हो, ज़्यादा तुम लोगों के ऑर्डर चलते हैं कि मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, तो तुम लोग काम करना सीखो, तुम्हें भी पता लगेगा कि क्या मौत आती है काम करने में, तो थोड़े तुम्हारे ऑर्डर कम चले। जैसे झाड़ू आज से तुम लगाओगी, क्यों रखे हम मेड? पोछा तुम लगाओगे बेटा, लड़का हो तो क्या हुआ, पीछे पीछे लगो, लड़का लड़की एक समान, ठीक है। खाने में चलो मैं बनाऊंगी लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प मुझे चॉपिंग में तुम कर दोगी, ठीक है। बर्तन धोना तुम्हारा काम। तो घर में ऐसे ऐसे कभी कभी काम बट जाते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं बेटा डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा, ठीक है। तो घर में तो हम 3 भाई बहन थे, हमने काम ऐसे बांट बांट के किया। जब हम गए हॉस्टल में, तो हॉस्टल में गए पहली साल तो चलो वहाँ पे हॉस्टल में मेस का खाया, बड़ा दिमाग खराब हुआ मैडम, बहुत ही गंदा। सारी सब्जियों का एक जैसा टेस्ट, दाल में दाल ढूंढने से भी नहीं मिलती, ऐसा लगता है नाक पकड़ के डुबकी लगा लो, शायद कोई दाना मिल जाए तो लेकर के चुप के आ जाओ, है ना। ये ऐसी होती बेटा हॉस्टल लाइफ। फिर मैडम ने दूसरे साल से तो अपना ये रूम ले लिया। रूम लिया तो मैडम खाना खुद बनाना शुरू किया। अब मैडम खाना भी बनाना पड़ता है, कपड़े भी अपने धोने पड़ते हैं, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, खुद ही खाना भी पड़ता है, और बाकी भी झाड़ू पोछा भी, रूम है छोटा सा तो मैं ही कर लेता हूँ। तो अब वो जो डिवीजन ऑफ लेबर था, जो घर में इतने सारे मेंबर्स थे तो सबके बीच में काम बटा हुआ था, अब बेटा वो सारा काम आपको अकेले करना पड़ रहा है। सेम चीज बेटा यहाँ पर ये होती है कि ये जो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं बेटा, ये एक्चुअल में डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है, ठीक है। किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आपका सिर्फ डाइजेशन की अगर हम बात करें कि खाना कैसे पच रहा है, मैडम खाना पचाने के लिए तो वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ या नहीं। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है मैडम, और वो सिस्टम खाना पचाता है,
ठीक है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है जिसके अलग अलग पार्ट्स हो गए, आपका माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, इतने सारे मिल करके। इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग ग्लैंड्स भी हैं, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सब मिल करके मैडम डाइजेशन करे। तो ऑर्गन सिस्टम्स, कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो कर रहा है डाइजेशन। ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास मैडम एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें हमारे पास किडनी है, किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, वो बनाती हैं यूरिन। उसके बाद वो मैम यूरेटर में आता है, ब्लैडर में स्टोर रहता है, यूरेथ्रा से बाहर चला जाता है। ठीक है। तो एक्सक्रीशन के लिए भी है यूरिनरी सिस्टम। ठीक है। ये तो हो गया बेटा ऑर्गन सिस्टम। अब अगर मैं बोलूँ ऑर्गन क्या है आपके पास एक्सक्रीशन के लिए, तो मैडम ऑर्गन एक नहीं है, कई सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है। अगर हम बात करें बेटा आपके प्लेटियलमेंटस में, प्लेटियलमेंटस में एक्सक्रीशन के लिए दे डोंट हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, दे हैव अ सिंगल सेल नोन एज फ्लेम सेल, जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोल देते हैं। तो वो एक सिंगल ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन कर रहा है। ठीक है। तो वहीं पर अगर हम बात करें कुछ और एनिमल्स में, तो कुछ टिश्यूज हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो मिलकर एक्सक्रीशन कर रहे हैं। ठीक है। और वहीं बेटा अगर हम बात करें आपके पॉरीफेरेंस में, जो कि बिल्कुल बेसिक हैं, उनमें बेटा सेल, हर एक सेल अपना अपना एक्सक्रीशन खुद कर रहा है, अपने अपने रेस्पिरेशन भी खुद कर रहा है। तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर आपको सेल के अंदर देखने को मिल रहा है। हर एक सेल के अंदर वो सारे पार्ट्स हैं जो कि अपना अपना काम खुद कर रहे हैं। इसको बेटा हम बोलते हैं मल्टी सेलुलरिटी बट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुआ? ठीक है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन शो करता है, मैंने आपको बोला था, नंबर याद रख लेना, और नंबर है बेटा एक। एक मतलब हम टॉकिंग अबाउट फाइलम पॉरीफेरा। तो फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स, जिनको हम कॉमनली स्पॉन्जेस बोल देते हैं, तो जितने भी स्पॉन्जेस हैं दे शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? चलिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ, तो बेटा यहाँ पे आ जाते हैं आपके 2 and 3। 2 और 3 का क्या मतलब है, फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा। ये बेटा दो ऐसे फाइलम्स हैं जिनके जो मेंबर्स हैं, इनके अंदर जो एनिमल्स आते हैं, वहां पे एक फंक्शन को करने के लिए दे हैव अ सेट ऑफ सेल्स, जिनको हम बोल देते हैं टिश्यू। ठीक है। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। तो वो टिश्यूज मिलकर के या वो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के एक काम कर रहे हैं, और इसको हमने बोल दिया बेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Now what is organ level of organization? जहां पर एक ऑर्गन है पूरा, और वो ऑर्गन एक काम कर रहा है। जैसे कि 4 मतलब फाइलम प्लेटियलमेंथस की हम बात कर रही हूँ। प्लेटियलमेंथस में मैं एक्सक्रीशन की बात करूँ तो इनमें आपके नेफ्रीडिया, सॉरी फ्लेम सेल्स होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, जो कि एक्सक्रीशन करें, जो कि एक ऑर्गन है। और अगर मैं ऑर्गन सिस्टम की बात करूँ तो 5 to 11। 5 मतलब एस्केलमेंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है। तो ये 5 से लेकर के 11 तक जितने भी आपके फाइलम्स हैं, ये सब मिलकर के एक एक, मतलब इन सब के ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक एक सिस्टम्स हैं, पूरे पूरे ऑर्गन्स के ग्रुप्स हैं जो कि मिलकर के एक एक काम के लिए स्पेशलाइज हुए हैं। ठीक है। तो आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 तरीके का हो सकता है, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। कौन सा ऐसा फाइलम है जो कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, मैडम 1 पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है आपका सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है आपका प्लेटियलमेंथस, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो करता है आपका एस्केलमेंथस से लेकर के कॉर्डेट्स। नेक्स्ट बेटा जो अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज बॉडी सिमेट्री। चलिए बॉडी सिमेट्री लिख लेते हैं। बॉडी सिमेट्री के बेसिस से बेटा 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। 1 जो कि कोई सिमेट्री शो नहीं करते, दे आर एसिमेट्रिकल। ठीक है। अदर्स रेडियली सिमेट्रिकल, जो कि रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। एंड थर्ड इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, जो कि बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है। तो 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा बेस्ड ऑन दी सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री मतलब एक जैसा,
सिमिलैरिटी, आप लोगों ने सिमेट्री खेली होगी बेटा 10th या 9th क्लास में ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में। अब मुझे तो मैथ्स इतनी याद है ना। ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में आपने ऐसे कॉन्ग्रुएंसी शो की होगी ना कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। शो करो कैसे दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो मैडम इनका एंगल 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 तीनों 60 डिग्री है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मतलब जिनके सारे साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। इसका ये साइड ये साइड ये साइड, ये तीनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। और तीनों साइड्स इक्वल है तो एक आपने क्या बोलते थे उसको, मुझे इतना तो याद नहीं है, लेकिन हाँ ये मुझे याद है कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इट, ऐसी एक थ्योरम थी, राइट। चलिए देख रहे हो मुझे मैथ्स कितनी अच्छी याद है, थोड़ी बहुत जितनी भी याद है ना। तो हम इसमें साइड नहीं तो दोनों का साइड अलग है। सपोज इसमें 4 सेंटीमीटर की ईच साइड है, इसमें 6 सेंटीमीटर की ईच साइड है, लेकिन एंगल बेटा तीनों के 60 होंगे कि तीनों इन टोटल तो 180 डिग्री बनाएंगे ना, है ना। तो यहाँ पे इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स ऑपोजिट टू इट, तो यहाँ पे एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगा, लगता है क्या, पता नहीं। जो भी है हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की है कि हाँ ये एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं, हम एक तरीके से सिमेट्री बोल देते हैं इसको, है ना। तो सिमेट्री मतलब एक जैसे। तो यहाँ पे बेटा अगर हम सिमेट्री की बात करें तो पहले मैंने बोला एसिमेट्रिकल, मतलब इनमें तो कोई सिमेट्री नहीं है मैडम, इनमें कुछ भी एक जैसा नहीं है। अच्छा हम खुद में देख लेते हैं। ये लो अपने फेस को इस तरीके से बीच में एक स्केल रख लो, ठीक है, और अपना फेस का राइट और लेफ्ट इन दोनों को आपस में ऐसे मेजर करना शुरू करो। देन यू विल सी कि आपके राइट में एक आई है, लेफ्ट में भी एक आई है। मैडम एक आई थोड़ी सी छोटी है ना, कौन सी, ये आपकी राइट आई है, ये आपकी लेफ्ट आई है। मैडम लेफ्ट आई ना राइट के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी है, ठीक है, पर है तो ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो एक आई राइट में एक आई लेफ्ट में, एक एक्सटर्नल लेयर राइट में एक एक्सटर्नल लेयर लेफ्ट में, आधा लिप अपना राइट में आधा लिप अपना लेफ्ट में, चीक्स दोनों साइड राइट राइट और लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, दोनों साइड एक एक ईयर हो गया। तो ये हमारा राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्विवेलेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज दोनों जगह एक ही जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं सिमेट्री है। हाँ मैडम एक जैसी तो है राइट और लेफ्ट, ठीक है। एसिमेट्री का क्या मतलब हुआ बेटा, सिमेट्री बताने के लिए यहाँ पे हम सिमिलैरिटी बताते हैं। हमें सबसे इंपॉर्टेंट बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक चीज रखनी है और वो है उसका सेंटर। दिस इज दी सेंटर, ठीक है। अगर आपको किसी की सिमेट्री बतानी है तो बेटा आपको जो भी खेल खेलना है वो सेंटर से खेलना है उस ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। ये उस बॉडी का सेंटर है। अब अगर मैं इसको एक एक्सिस से डिवाइड करती हूं, मेरी शर्त एक ही है कि आप जिस भी एक्सिस से डिवाइड करो दैट एक्सिस शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर ये सेंटर से पास हो रहा है और सेंटर से पास होने पर राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ्स डिवाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स सिमेट्री हो गई। राइट साइड लेफ्ट साइड सिमेट्रिकल है, ठीक है। मैंने दूसरे इसको एक्सिस से डिवाइड किया, ठीक है, दूसरे एक्सिस से डिवाइड किया तो अपर और लोअर हाफ्स ये दोनों भी एक जैसे हैं, ठीक है। मैंने तीसरे एक्सिस से डिवाइड किया तो मैं देख रही हूं कि ये जो हाफ है और ये जो हाफ है ये भी दोनों इक्वल है। मैं चौथे एक्सिस से अगर डिवाइड करती हूं तो भी दोनों हाफ्स मुझे इक्वल दिख रहे हैं। कंडीशन मेरी एक ही है, whichever axis you use to divide an organism, the main point should be that axis should pass through the center of the body. वो axis body के center से निकलना चाहिए, और अगर center से निकलने पर किसी भी axis से वो organism equal halves में ही divide हो रहा है, that means ये तो radius जैसा बन रहा है, कुछ diameter खेल रहे हैं अपन, diameter बनाते जा रहे हैं और diameter हमेशा center से ही निकलता है ना, और वो हमेशा ही सर्कल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये तो रेडियल सिमेट्री हो गई, ठीक है। एसिमेट्री का मतलब बेटा ये देख लो, यहीं पे बना देते हैं, ये आपका अमीबा समझ लो, ठीक है। अमीबा का तो कोई शेप नहीं होता और ये रहा इसकी बॉडी का सेंटर, ठीक है। अगर आप इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिवाइड करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों हाफ इक्वल तो नहीं है ना, राइट हाफ इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हाफ, ठीक है। चलो अपन दूसरी एक्सिस यूज करते हैं। हमने ट्रांसवर्स एक्सिस यूज किया, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। ट्रांसवर्स एक्सिस हमेशा पैरेलल होता है ग्राउंड के, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमेशा पैरेलल होता है आपकी वॉल के। तो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस से चाहे मैं डिवाइड करूं चाहे मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिवाइड करूं, दोनों ही एक्सिस से डिवाइड करने पर
जे ना हो रहा है इक्वल हाफ में डिवाइड, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे दिस ऑर्गेनिज्म शोज एसिमेट्री और दिस ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट एसिमेट्री, ठीक है। तो एसिमेट्री कौन शो करता है बेटा? एसिमेट्री शो करता है आपका मोस्टली या मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस मतलब मैं पॉरीफेरेंस की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं 1 नंबर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ज्यादातर आपके जो पॉरीफेरेंस के जो मेंबर्स हैं या फाइलम पॉरीफेरा के जो मेंबर्स हैं, ज्यादातर वो एसिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। रेडियल सिमेट्री बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक इसमें कुछ गोल सी बॉडी होगी, ये बीच में सेंटर होगा, ठीक है। आप इसको किसी भी हाफ से डिवाइड करो या किसी भी एक्सेस से डिवाइड करो, इट विल ऑलवेज डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये वाला आप कहोगे मैडम थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं, समझने वाली बात है, आप लोग समझ जाओ, इधर उधर कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर आपकी समझ में आ गया है, लो सब कुछ ही मिटाना पड़ गया, कोई बात नहीं, दोबारा बना देते भैया। ये सेंटर मान लो, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस हमेशा इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। रेडियल सिमेट्री, अब इसमें कौन शो करता है रेडियल सिमेट्री? तो सम 1 नंबर यानी कि पॉरीफेरेंस, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। जितने भी आपके 2 और 3 हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑल मेंबर्स। 2 और 3 यानी कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के जितने मेंबर्स हैं वो सारे के सारे रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन कुछ पॉरीफेरेंस ऐसे हैं जो कि रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ज्यादातर पॉरीफेरेंस एसिमेट्री शो करते हैं। नाउ व्हाट इज बायलैटरल सिमेट्री? बायलैटरल सिमेट्री बेटा ऐसे समझो, खुद को देख लो, ठीक है। ये इंसान एक अब थोड़ा यार इंसान हूं मैं भी, तो थोड़ा सा ना इधर उधर हो जाए, मैं बिना स्केल के बना रही हूँ ना, तो मेजर नहीं कर सकते ना एग्जैक्टली, तो तुम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसने प्लाजो पहना हुआ है, थोड़ा सा ऊपर है, हाँ जो भी है। तो अगर बेटा मैं इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिवाइड करती हूँ, यानी कि इस एक्सिस से, इसकी बॉडी का सेंटर यही है ना यहाँ पे, तो बेटा ये राइट और लेफ्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। राइट भी मैं पूरा लिख देती हूँ, राइट और लेफ्ट हाफ्स इसके इक्वल है ना। यहाँ पे बेटा हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नली, हम यहाँ पे इंटरनली बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नली इसके राइट और लेफ्ट हाफ्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं, तो इसको बेटा हम बोले लेटरल मतलब साइड्स, ठीक है। तो लेटरल मतलब साइड्स और बाई मतलब 2, मतलब ये इसके दोनों साइड्स इक्वल हैं अगर मैं इसको बीच से डिवाइड करती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर बेटा मैं इसका एक्सेस ऐसे के बदले एक्स ऐसे करती हूँ, सेंटर हमारी बॉडी का ये है, ऐसे डिवाइड करी तो राइट और लेफ्ट हाफ इक्वल। लेकिन अगर बेटा मैं इसको ऐसे के बदले ऐसे डिवाइड करना स्टार्ट करूं तो मेरे को फ्रंट और बैक हाफ इक्वल नहीं मिलेंगे। तो केवल एक ही एक्सिस से डिवाइड करने पर अगर ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, दिस इज नोन एज बायलैटरल सिमेट्री। लेकर के बेटा आपके 4 यानी कि प्लेटीहेलमिन्थस से 11 यानी कि कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम हैं उन सबके मेंबर्स बेटा बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे आई गिव एन एक्सेप्शन, एन एक्सेप्शन इज आपका 9 मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फाइलम एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, 11, 10, 9। 9 में बेटा जो एडल्ट्स होते हैं और एक होते हैं लार्वा। अब आप कहोगे मैडम लार्वा क्या होता है, अभी हम इस पर भी बात कर लेते हैं। एडल्ट्स बेटा इनके रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, जबकि इनके लार्वा बेटा बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है, समझे? यस, एडल्ट्स और लार्वा क्या होता है मैडम वो समझ लेते हैं। चलो हमारे बच्चे आप सबने देखे, हमारे मतलब मेरे बच्चों की बात नहीं है, मेरे बच्चे तो तुम ही सब हो, हमारे बच्चे मतलब इंसानों के बच्चे आप सबने देखे है ना। जब वो पैदा होता है तब से लेकर के
मरने तक। भाई उसके पास 2 आंखें, 1 नाक, मुंह और ऐसे ऐसा ही होता है पैदा होते से ही, बस वो छोटा होता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, शेप उसके कुछ वैसे ही रहते हैं, स्ट्रक्चर्स कुछ वैसे ही रहते हैं, उनका साइज बढ़ता जाता है, राइट। तो जब वो पैदा हुए तब से लेकर मरने तक एक ही जैसे दिखाई देते हैं एक्सटर्नली, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा फ्रॉग की। फ्रॉग आप सबने देखा है, मेंढक। फ्रॉग आप सबने देखा है। फ्रॉग्स के बेटा जो बेबीज होते हैं, फ्रॉग्स के बेबीज कहाँ देखने को मिलते हैं? बेबी फ्रॉग जमीन पे मिलेंगे? नहीं। जो एग्जैक्ट बेबीज हैं बेटा, जो फ्रॉग होता है, मेल और फीमेल फ्रॉग्स अपने एग्स और स्पर्म्स को पानी में छोड़ देते हैं। पानी में बेटा वो एग और स्पर्म्स फर्टिलाइज करते हैं, और फर्टिलाइज होने के बाद बेटा उनसे जो बच्चे निकलते हैं, जिनको हम बोलते हैं लार्वा, वो बेटा मछली जैसे होते हैं। सोचो, मेंढक के बच्चे मछली जैसे, फ्रॉग के जो बच्चे हैं दे अपीयर्स लाइक और दे रिजेंबल्स द फिश, है ना। और फिर बेटा काफी टाइम तक वो वैसे रहते हैं। उसके बाद उसमें एक हार्मोन होता है बेटा, थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन। उस थायरॉक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस में बेटा वो जो लार्वा है, जो फिश जैसा है, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू, इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अभी बहुत सारे टर्म्स एक साथ में बोल दूंगी, समझ में नहीं आएगा, हो सकता है बस कहानी सुनते चलो, बाद में मैं सबको रिलेट करूंगी एक के साथ एक, है ना। तो इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस में बेटा वो फिश जैसा लार्वा एडल्ट फ्रॉग की तरह बेबी फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका साइज छोटा होगा लेकिन होगा वो फ्रॉग जैसा एग्जैक्टली। तो ऐसे कई सारे एनिमल्स होते हैं बेटा जिनमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो उसी स्पीशी के एडल्ट्स के जैसा नहीं होता, ठीक है। एक स्पीशी है, उसका एग और उसका स्पर्म मिला, लेकिन उससे बनने मतलब मिलने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेटा स्ट्रक्चर बना वो अपने एडल्ट्स, अपने मम्मी पापा जैसा नहीं बना, वो किसी और के जैसा बना। लेकिन बाद में बेटा उसके स्ट्रक्चर में मेटामॉर्फोसिस हुआ, और उस मेटामॉर्फोसिस के बाद वो अपने एडल्ट्स जैसा दिखने लग गया। तो इस स्टेज को जिसमें वो अपने एडल्ट्स को रिजेंबल नहीं करता इज नोन एज दी लार्वल स्टेज, ठीक है। तो एकाइनोडर्म्स बेटा एक स्पेशल फीचर है यहाँ पे। एकाइनोडर्म्स के जो लार्वा होते हैं वो तो रेडियल सिमेट्री, सॉरी वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, पर इनके जो एडल्ट्स होते हैं जब ये बड़े हो जाते हैं तब बेटा ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। इसके पीछे ना एक आगे भी हम लोग पढ़ेंगे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कैसे एनिमल्स इवॉल्व हुए, हम कैसे बने। ये हम लोग 12th में एक चैप्टर है आपका एवोल्यूशन, वहां पे बेटा जो कहानी सुनाई जाएगी ना वो बिल्कुल इसी पे बेस्ड है थोड़ी थोड़ी। तो इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हुए चलना, समझ में आएगा, सब कुछ इंटरेस्टिंग है चैप्टर। अगर नहीं समझ में आएगा तो बोरिंग लगेगा, रटना लगेगा, है ना। तो लेवल बॉडी सिमेट्री के बेसिस बेटा 3 तरीके के एनिमल्स होते हैं। ऐसे एनिमल्स विच एग्जिबिट एसिमेट्री, उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होती, उसको आप कहीं से भी काट लो वो बराबर हाफ्स में कभी डिवाइड ही नहीं होंगे। रेडियल सिमेट्री या रेडियली सिमेट्रिकल ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको आप किसी भी एक्सिस से डिवाइड करो, दे ऑलवेज गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। एंड बायलेटरल सिमेट्री इज अ सिमेट्री इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय ओनली डिवाइडिंग इट फ्रॉम अ सिंगल एक्सिस। एक ही एक्सिस से डिवाइड करने पर आपको वो 2 इक्वल हाफ में मिलेंगे, दूसरे एक्सिस से अगर आप डिवाइड करोगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगे, है ना। रेडियल सिमेट्री में किसी भी एक्सिस से आप डिवाइड करो वो हमेशा ही 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे। क्लियर है कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सी सिमेट्री शो होती है। थर्ड बेटा जो अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। चलिए नंबर ऑफ जर्म लेयर्स पे खेल लेते हैं। इसके बेसिस से बेटा 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्राई मतलब 3 एंड डाई मतलब 2, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि मैडम जर्म लेयर्स जो भी होती हैं इसमें 2 हैं, इसमें 3 है। अब मैं जैसे ही नाम लिखूंगी ना कुछ कुछ शायद आपको याद आने लग जाए। कौन कौन सी 2 और 3 होती है बेटा? तो अगर मैं लिखूं 2, चलो पहले 3 लिखते हैं। तो 3 में बेटा आउटर वन इज एक्टोडर्म, सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है। मीजोडर्म,
और एंडोडर्म। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और दोनों के बीच में मीजोडर्म तो नहीं है, लेकिन एक जेली लेयर है जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया, विच इज नॉट एक्चुअली अ लेयर। ठीक है, अब बेटा जर्म लेयर्स की हम बात कर लेते हैं। ऑल्दो मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डाइजेशन में भी बताया था, और मैंने कहा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, जूलॉजी में पहला चैप्टर, तब इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा ही, कि ये बेटा मेल गेमीट है आपका स्पर्म। ठीक है, ये फीमेल गेमीट है आपका एग। दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, और ये बेटा बनाएंगे अ सिंगल सेल नोन एज जाइगोट। ठीक है, सिंगल सेल है भी ये, लेकिन ये बेटा अंदर ही अंदर डिवाइड करेगा, 1 से 2 बनाएगा, ऐसे करते करते ये 32 सेल स्टेज तक पहुंचता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। कहाँ तक पहुंचता है? 32 सेल स्टेज तक। उसके बाद बेटा ये जाकर के इम्प्लांट कर लेता है माँ के यूट्रस में, है ना, और इम्प्लांट करने के बाद बेटा इसमें जर्म लेयर्स बननी शुरू होती है। ये जाकर के मदर की यूट्रस में कुछ इस तरीके से इम्प्लांट कर लेता है, और वहां पर जाकर के बेटा इसके जो अंदर ये लेयर्स होती हैं, ये 3 तरीके से बन जाती है। एक बन जाती है सबसे बाहर एक्टोडर्म, ठीक है, बीच में बन जाती है बेटा मीजोडर्म, और सबसे अंदर बन जाती है आपकी एंडोडर्म। एंडो, मीजो और एक्टो। डिटेल बेटा मैं अभी भी यही कहूंगी, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहां पर बताऊंगी। ठीक है, तो ये 3 बेटा जर्म लेयर्स बन जाती हैं। इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से आपके टिश्यूज बनते हैं, हमने आपके एलिमेंट्री कैनाल में भी देखा था, और उन्हीं टिश्यूज से आपके ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा जिनमें केवल एक्टोडर्म बनती है। एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। तो इनमें केवल एक्टोडर्म बनती है और एंडोडर्म बनती है। तो इनमें जो टिश्यूज बनते हैं, जो सेल्स बनते हैं, वो या तो एक्टोडर्म से बनेंगे या एंडोडर्म से बनेंगे। मीजोडर्म नहीं होती इनमें, लेकिन एक्टोडर्म और एंडोडर्म को सेपरेट करती है एक जेल लेयर या जेल लाइक लेयर, जो कि एक्टो और एंडोडर्म को सेपरेट करके रखती है, उसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। तो इनमें बेटा पूरे के पूरे बॉडी सेल्स और टिश्यूज केवल और केवल एक्टो और एंडोडर्म से बनते हैं। सो दे आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। केवल 2 ही, डाई मतलब 2, ब्लास्ट मतलब लेयर्स, एक तरह से आप बोल सकते हो। केवल 2 ही लेयर्स से यहाँ पे पूरा फॉर्मेशन होता है। ब्लास्ट मतलब एक्चुअली फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो केवल 2 लेयर्स से बेटा यहाँ पर पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होता है, उसमें जो भी सेल्स है उनका फॉर्मेशन होता है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। जबकि डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म भी होता है, मीजोडर्म भी होता है और एंडोडर्म भी होता है। इनके टिश्यूज कुछ एक्टोडर्म से बनते हैं, कुछ मीजोडर्म से बनते हैं, कुछ एंडोडर्म से बनते हैं, क्योंकि तीनों जर्म लेयर्स बेटा इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सो दीज आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 जर्म लेयर्स से इनमें पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। क्लियर है? अब कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कौन से ऐसे हैं जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं? तो डिप्लोब्लास्टिक में आ जाएगा बेटा आपका 1, 2 एंड 3, और ट्रिप्लो में आ जाएगा बेटा 4 to 11, प्लेटिहेलमिन्थस से लेकर के आपका कॉर्डेट्स तक। ठीक है, 1, 2, 3 पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, 4 to 11 प्लेटिहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ये हो गया आपका नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। 4th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है अपना? 4th इज बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान देख लेते हैं बेटा। बॉडी प्लान के अकॉर्डिंग भी बेटा ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 3 टाइप्स। दोज हु शोज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान,
ठीक है, those who shows blind sac body plan and the one who shows tube within tube body plan। ठीक है, 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। सेल एग्रीगेट मतलब सेल आपस में जमाए, है ना, सेल बस आपस में जुड़ गए हैं आकर के। तो जैसे हम बोल रहे हैं सेल एग्रीगेट मतलब सेल के आपको गुच्छा देखने को मिल रहा है बस। तो सेल एग्रीगेट बेटा किसमें देखने को मिलेगा, ये तो अब आपको रटने की भी जरूरत नहीं है मैडम, पॉरीफेरेंस में, है ना। इतना तो हमें समझ में आ ही गया है कि सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान किसमें देखने को मिलेगा मैडम, पॉरीफेरेंस में। इनमें बस मल्टी सेलर है ये कहने को, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर तो हर एक सेल के लेवल पे चल रहा है ना। तो यहाँ पे बस ये सेल मिल गए हैं, आपस में मिलकर के मल्टी सेल इन्होंने बना तो लिया, लेकिन कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो दिस इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। नाउ व्हाट इज ब्लाइंड सैक? तो ब्लाइंड सैक में बेटा, सैक मतलब एक बोरा होता है, सैक मतलब एक क्लोज चैम्बर, ठीक है, जिसमें एक सिंगल ओपनिंग है, इसलिए हमने इसको ब्लाइंड सैक बोला। दिस इज अ सिंगल ओपनिंग। इसी सिंगल ओपनिंग से बेटा ये इंजेक्शन भी करते हैं और इसी सिंगल ओपनिंग से बेटा जो वेस्ट है उसका ये इजेक्शन भी करते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज blind sac body plan, a single opening through which ingestion as well as ejection takes place। ठीक है, तो दिस इज द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बेटा आपको देखने को मिलता है 2, 3, 4 सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस। ठीक है, 5 ऑनवर्ड्स बेटा आपको देखने को मिलता है ट्यूब विद इन ट्यूब, 5 to 11। अब मैडम ट्यूब विद इन ट्यूब क्या होता है, ये देख लो, आप एक ट्यूब जैसे ही हो ना, सर से लेके पैर तक कैसे ट्यूब जैसे दिखाई दे रहे हो। कोई पतला ट्यूब है, कोई मोटा ट्यूब है, कोई बहुत मोटा ट्यूब है, मतलब कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई बहुत मोटा है। अब इस ट्यूब जैसी बॉडी के अंदर ये आपकी बॉडी हो गई, है ना। इस ट्यूब जैसी बॉडी के अंदर बेटा आपकी एलिमेंट्री कैनाल चल रही है। ये माउथ हो गया एंड दिस इज द एनस। तो ट्यूब जैसी बॉडी के अंदर एक और ट्यूब है एंड दैट ट्यूब इज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल है और इसकी 2 ओपनिंग्स हैं, वन इज द माउथ, अदर इज द एनस। तो यहां से आप इंजेक्शन कर रहे हो और एनस से आप इजेक्शन कर रहे हो। ठीक है, दिस इज नोन एज ट्यूब विद इन ट्यूब। अब स्नेक ले लो, तो स्नेक तो ऐसा ही होगा लंबा सा, उसकी एलिमेंट्री कैनाल भी ऐसी होगी, है ना। फ्रॉग में भी ऐसी होती है, अर्थवर्म में भी ऐसी होती है, कॉकरोच में भी ऐसी होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल इज द ट्यूब विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ ट्यूब लाइक बॉडी। ठीक है, सो दिस इज नोन एज ट्यूब विद इन ट्यूब। अब इस ट्यूब विद इन ट्यूब में बेटा 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वन इज प्रोटोस्टोम्स, अदर इज ड्यूटेरोस्टोम्स। यहाँ पे स्टोम का मतलब होता है बेटा माउथ और प्रो का मतलब होगा फर्स्ट, पहले। ठीक है, मतलब कि ये है तो ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब इनमें एलिमेंट्री कैनाल है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, एक तरफ माउथ एक तरफ एनस। आप कहेंगे मैडम ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं कहूंगी दिया है। कहाँ दिया है, कैसे दिया है, शब्दों का खेलना बेटा मैं बताऊंगी एनसीईआरटी कैसे खेलता है। तो जब हम पढ़ेंगे आगे फाइलम्स तब मैं आपको बताऊंगी एनसीईआरटी में कहाँ दिया है ना। तो प्रोटोस्टोम्स मतलब जिनमें एलिमेंट्री कैनाल में पहले माउथ बन रहा है। ड्यूटेरोस्टोम मतलब, स्टोम मतलब तो माउथ ही है, ड्यूटेरो मतलब दूसरे नंबर पे, जिसमें माउथ और एनस यहाँ पे बनेगा, लेकिन यहाँ पे माउथ बाद में बनेगा, है ना। यहाँ पे माउथ पहले बनेगा, एनस बाद में बनेगा। तो प्रोटोस्टोम्स होते हैं बेटा आपके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये हो गए आपके ड्यूटेरोस्टोम्स। एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, है ना। ड्यूटेरोस्टोम्स होता है जिनमें माउथ बाद में बन रहा है, मतलब पहले क्या बन रहा है, पहले एनस बन रहा है। प्रोटोस्टोम्स मतलब जिनमें पहले माउथ बन रहा है, एनस बाद में बन रहा है ना। तो आप इसको अपने शब्दों में चाहें तो लिख सकते हैं। दिस इज दी 4th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बॉडी प्लान। तो ये हमने बता दिया कौन कौन से फाइलम में कौन कौन सा बॉडी प्लान है। 5th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेटा आपका बॉडी सिलोम, जिसको हम बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। 4th
फिफ्थ। अच्छा मैंने यहाँ पे वापस से बॉडी सिमेट्री लिख दिया है। दिस इज नॉट बॉडी सिमेट्री बेटा, दिस इज बॉडी सीलोम। इसको यहाँ पे सही कर लो बेटा आप लोग, दिस इज बॉडी सीलोम। 2 बार लिख दिया, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो ये फिफ्थ होता है बेटा आपका बॉडी सीलोम, देन सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड। तो फिफ्थ वाला देख लेते हैं आपका। फिफ्थ इज बॉडी सीलोम, ऑल्सो नोन एज बॉडी कैविटी। और बॉडी सीलोम के बेसिस पे आपके 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वन इज एसिलोमेट, अदर इज, ये तो आप लोगों ने 9th में ही पढ़ा है ना, स्यूडोसिलोमेट, एंड थर्ड इज यूसिलोमेट, या इनको हम केवल सिलोमेट बोल देते हैं क्यों इनमें ट्रू कैविटी है, तो इनको हम सिर्फ सिलोमेट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है मैडम ये, चलिए समझाते हैं। इसमें बेटा हम बनाएंगे रंगोली। क्या बनाएंगे? रंगोली। ये हो गई आपकी एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग के चारों तरफ क्या होगा? सबसे अंदर एंडोडर्म होगा, सीधी बात है मैडम, एंडोडर्म ही होगा ना। हमने पहले भी पढ़ा है डाइजेशन में भी इसको, कि एलिमेंट्री कैनाल सबसे अंदर किससे लाइनिंग होती है? वो म्यूकोजा जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? एंडोडर्म की। ठीक है, सो दिस इज दी एंडोडर्म। ठीक है, यहाँ पे भी हम एलिमेंट्री कैनाल बना देते हैं, यहाँ पे भी हम एंडोडर्म बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम सेम एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं और उसके चारों तरफ, ये कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं हो गई है, चलो नॉर्मल बनाते हैं जैसी बाकी सारी बनाई है। दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल और इसके चारों तरफ एंडोडर्म। ठीक है, ये बेटा तीनों क्या है? ये तीनों है आपकी एंडोडर्म। मैं लिखूंगी केवल एक में, लेकिन बाकी सारी मैं साथ में बना रही, तो आई होप आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब इस एंडोडर्म के बाहर क्या होगा? मीजोडर्म, सीधी सी बात है। तो इस एंडोडर्म के चारों तरफ क्या है बेटा? दिस इज दी मीजोडर्म, हियर इज दी मीजोडर्म, जो कि एंडोडर्म के चारों तरफ है। यहां पर भी मीजोडर्म, लेकिन यहां पर विल मेक मीजोडर्म इन पैचेस। ये मीजोडर्म है आपकी, फिर खाली जगह, फिर ये मीजोडर्म है, फिर देयर इज अ स्पेस और कैविटी, हियर इज द मीजोडर्म, फिर हो गई स्पेस, और एक मीजोडर्म यहाँ पे भी प्रेजेंट है छोटी सी। ठीक है, और यहाँ पर होगी स्पेस। दिस इज दी मीजोडर्म। सब में बना रही हूँ लेकिन लिख में एक जगह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी हम बनाएंगे मीजोडर्म, साथ साथ बना रही हूँ सो दैट यू कैन फील द डिफरेंस और यू कैन सी द डिफरेंस। इफ यू कैन सी यू कैन फील। ठीक है, ये बनाई बेटा मैंने मीजोडर्म कंप्लीट। और फिर मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी। ठीक है, ये मीजोरम बना दी।
फिर मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ करके फिर से मिजोरम बना दी। दिस होल इज मिजोरम अगेन। ठीक है, बीच में आपको ओपन कैविटी दिख रही है, अंदर भी मिजोरम, बाहर भी मिजोरम। ठीक है, अब बेटा सबसे बाहर क्या होगा, अंदर एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग हो गई, फिर मिजोरम, फिर एंडोडर्म हो गई, एंडोडर्म को सराउंड करी आपकी मिजोरम, और मिजोरम के बाहर क्या होगी बेटा, इट विल बी दी एक्टोडर्म, है ना। द आउटर मोस्ट लेयर इज दी एक्टोडर्म। तो अब एक्टोडर्म को कौन से व्हाइट कलर से बना देते हैं, क्लियर दिखेगी आपको, है ना। दिस इज दी एक्टोडर्म। Here is the ectoderm। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, इसलिए मैंने व्हाइट कलर यूज किया है कि ब्लू व्हाइट ग्रीन तीनों को आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ये बन गई बेटा अपनी रंगोली। आप यहाँ पे अलग अलग कलर के पेंसिल्स यूज कर सकते हैं, पेन यूज करोगे तो पेपर में पूरा छप जाएगा। दिस विल बी द एक्टोडर्म। ठीक है, सेम बेटा यहाँ पर भी एक्टोडर्म। मैं व्हाइट कलर से जो पूरा पेंट कर रही हूँ, बीच बीच में कहीं कहीं रह रहा है वो ज़्यादा सीरियस मत लेना, वो कोई कैविटी नहीं है, कैविटी जो है वो मैंने क्लियर आपको दिखाई है। दिस होल इज दी एक्टोडर्म। ठीक है, अब ब्लैक के ऊपर क्या हाइलाइटर वर्क नहीं करता, वाइट बैकग्राउंड होता तो हाइलाइटर काम कर जाता, तो हम हाईलाइट कर देते एक एक कलर से, है ना, कोई बात नहीं। दिस इज दी एक्टोडर्म। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम एक्टोडर्म। ये हो गया बेटा आपका एक्टोडर्म। ठीक है, कितना क्लियर दिख रहा है, एलिमेंट्री कैनाल, ग्रीन से एंडोडर्म, ब्लू से मिजोरम और व्हाइट से आपकी एक्टोडर्म, है ना। अब एसीलोमेट मतलब यहाँ पर कोई भी कैविटी एब्सेंट है। सीलोम का मतलब बेटा मैंने आपको पहले बता दिया, सीलोम का मतलब कैविटी और ए मतलब एब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपको कोई भी कैविटी नहीं दिख रही। अब आप कहोगे मैडम ये बीच में कैविटी तो है, नो बेटा, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ देखा जाए तो सिर्फ एंडोडर्म है, मिजोरम है और एक्टोडर्म है, नो कैविटी इज देयर। ठीक है, सीडोसिलोमेट मतलब जिसमें कैविटी तो बट स्यूडो मीन्स फॉल्स कैविटी है ना। ये देख लो यहाँ पे मिजोरम बेटा, मिजोरम जो है वो पैचेस में प्रेजेंट है, मिजोरम इन पैचेस, और उसके बीच में बेटा आपको कहीं कहीं कैविटी दिख रही है, इसको हम ट्रू कैविटी नहीं बोलेंगे। नाउ व्हाट इज ट्रू कैविटी मैम? ट्रू कैविटी इज अ कैविटी, ट्रू कैविटी is lined by mesoderm on both the sides।
ये दोनों तरफ बेटा मीजोडर्म से लाइन रहती है ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है। और ये बेटा आप देख सकते हैं यहां पर, दिस इज अ ट्रू कैविटी जिसके अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी मीजोडर्म प्रेजेंट है। अंदर भी मीजोडर्म ब्लू, फिर एक पूरी कैविटी, फिर बाहर मीजोडर्म, ठीक है। और इस पूरी कैविटी के बीच में ही बेटा आपके कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यूसिलोमेट या सिलोमेट, मतलब जो ट्रू कैविटी शो करते हैं, ठीक है। अब मैडम कौन कौन होते हैं आपके एसिलोमेट और ये सारे, तो बेटा एसिलोमेट में अगर मैं बात करूं तो एसिलोमेट में आ जाते हैं आपके, अच्छा पहले आप यहाँ देखो, एंडो मीजो एक्टो तीनों जर्म लेयर्स है। मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक की, ठीक है। डिप्लो की तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि डिप्लो में मीजोडर्म तो होती नहीं है। मतलब आपकी जो कैविटी वाला फंडा है बेटा, ये हम देखना चालू करते हैं 4 नंबर से, यानी कि प्लेटिहेलमिन्थस से, ठीक है। तो फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस बेटा पहला ऐसा फाइलम है जो कि एसिलोमेट होता है, 4 नंबर, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट केवल और केवल बेटा आपका एक होता है, दैट इज एस्केलमिन्थस, ऑल्सो नोन एज निमेटेलमिन्थस और निमेटोड्स। जबकि आपके बेटा 6 to 11 यानी कि एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे बेटा कैसे होते हैं, इनके पास ट्रू कैविटी होती है, दे आर सिलोमेट्स और यूसिलोमेट्स। क्लियर है, ठीक है। ऑल्दो बेटा ये यूसिलोमेट्स भी 2 तरीके के होते हैं आपके, अब इसका तो दूर दूर तक जिक्र नहीं है आपकी एनसीईआरटी में। एक होते हैं बेटा आपके शाइजोसिलोमेट्स, अब इनके बारे में फिलहाल मैं नहीं पढ़ाती हूँ, पहले हम पढ़ाते थे। तो कहीं आपको नाम मिले तो एटलीस्ट सुने सुने होने चाहिए, सुने सुने नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ एंटेरोसिलोमेट्स। तो शाइजोसिलोमेट्स में बेटा आपके 6, 7, 8 और एंटेरो होते हैं आपके 9, 10 और 11। क्या होते हैं आगे मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी, अभी फिलहाल हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। 6th बेटा जो अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज मेटामेरिज्म, सॉरी सेगमेंटेशन, इसको हम लिखेंगे सिंपली। 6th इज सेगमेंटेशन एंड 7th इज नोटोकॉर्ड, है ना। तो सेगमेंटेशन मतलब जिसकी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट है, तो 2 तरीके के होते हैं बेटा ये भी, ट्रू सेगमेंटेशन और यहाँ पे बेटा एक फॉल्स सेगमेंटेशन भी होते हैं। और क्या होते हैं एक बार इनको समझ लेते हैं। केवल ट्रू सेगमेंटेशन आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ट्रू सेगमेंटेशन जैसे हम ले लेते हैं बेटा अर्थवर्म। अर्थवर्म को कभी आपने देखा है, देखा ही होगा बारिश के मौसम में, जो कि शुरू भी हो चुका है, दिखते ही है ना। तो आप बेटा जब ऊपर से इनको देखते हो तो कुछ इस तरीके की इनकी बॉडी में ऐसा ऊपर से लगता है कि इनकी बॉडी में सेगमेंट्स हैं, ठीक है। और ये सिर्फ बेटा एक्सटर्नल सेगमेंट्स तो आपको दिखते ही हैं, एक्सटर्नल के साथ साथ बेटा इंटरनली भी ये सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। इनमें सेगमेंटेशन जो देखने को मिलता है वो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों, मतलब बाहर से तो हमें दिख ही रहा है कि इसमें से रिंग जैसी प्रेजेंट है, मतलब सेगमेंट्स हैं। इंटरनली भी बेटा इसकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड नॉट ओनली सेगमेंट्स, इन ईच सेगमेंट देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है। इनके हर एक सेगमेंट में बेटा एक ऑर्गन का रिपीटिशन होता है एंड दैट इज नोन एज नेफ्रीडिया। इस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं बेटा, नेफ्रीडिया, जो कि इनके ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन अभी छोड़ दो, थोड़ा भारी शब्द है, पर मैं आगे इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगी। एक्सक्रीशन तो समझते ही हो, मतलब इनकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने में हेल्प करता है। जो भी बॉडी के अंदर यूरिया, अमोनिया, जो कुछ भी बनता है, ये उसको निकालने में मदद करते हैं, ठीक है। नाउ मैम व्हाट इज फॉल्स सेगमेंटेशन। फॉल्स सेगमेंटेशन मतलब कि आपको सेगमेंट्स दिखेंगे तो आपके जो बेटा प्लेटिहेलमिन्थस होता है, ठीक है, फ्लैटवर्म्स जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं प्लेटिहेलमिन्थस पूरा नाम ही लिख रही हूँ। फ्लैटवर्म्स में बेटा जो कि क्या है आपका 4 नंबर फाइलम, है ना।
इनमें आपको बॉडी में सेगमेंट्स तो देखने को मिलते हैं, पर ये सेगमेंट्स ना टूट टूट के गिरते रहते हैं, और इनको बेटा हम बोलते हैं प्रोग्लॉटिड्स। क्या बोलते हैं? प्रोग्लॉटिड्स, है ना। और ये सेगमेंट्स ऐसे टूट टूट के बॉडी से निकलते रहते हैं। दीज आर दी फॉल्स सेगमेंट्स, बस हैं, दिख रहे हैं। ट्रू सेगमेंट्स जो कि लाइफ लॉन्ग रहते हैं, हर सेगमेंट में ऑर्गन का रिपीटिशन है, एंड सच सेगमेंट्स आर नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन में ये जो सेगमेंट्स हैं, ईच सेगमेंट इज नोन एज अ मेटामियर। हर एक सेगमेंट को हम क्या बोल देंगे? मेटामियर। ठीक है। ट्रू सेगमेंटेशन बेटा, फॉल्स तो हमने पहले ही बता दिया, 4 नंबर में देखने को मिल रहा है, यानी कि प्लेटिहेलमिंथस। ट्रू सेगमेंटेशन बेटा आपको देखने को मिलता है एनलिडा में। एनलिडा मतलब आपका फाइलम 6, ठीक है। आर्थ्रोपोडा यानी कि फाइलम 7 एंड 11 यानी कि फाइलम कॉर्डेट्स। ठीक है। तो ये 3 ऐसे फाइलम्स हैं जिनमें बेटा आपको ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, 6, 7, 11, फाइलम एनलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम कॉर्डेटा। नाउ लास्ट basis of classification is नोटोकॉर्ड। यही है बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। होता क्या है नोटोकॉर्ड? इट इज अ mesodermally derived rod-like structure present dorsally। ठीक है। ये मीजोडर्म से बना हुआ, एक्टो, मीजो, एंडोडर्म, याद आ रहा है कुछ कुछ? सुना? ठीक है। तो ये मीजोडर्म से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि रॉड की तरह, एक लंबी छड़ी जैसा है, और ये बेटा डॉर्सली यानी कि पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। कुछ बेसिक से मैं भी आपको यहाँ पे टर्म बता दूंगी बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है। तो ये मीजोडर्मली डेराइव्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सर्फेस ऑफ बॉडी, है ना। ये बेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड हमने एनिमल्स को जनरली क्लासिफाई किया इनटू नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स मतलब जिनके पूरे लाइफ में आपको नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगी, एंड कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स ऐसे एनिमल्स जिनकी लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पे आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। क्लियर है? कॉर्डेट्स में क्या आएगा मैडम? फाइलम कॉर्डेटा यानी कि 11, और नॉन कॉर्डेट्स में कौन आ जाएंगे? 1 to 10 यानी कि पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके हो गए नॉन कॉर्डेट्स, और लास्ट हो गया आपका फाइलम कॉर्डेटा। याद करिए जब मैंने पीछे सारे फाइलम्स लिखे थे, मैंने सबके कॉमन नेम्स लिखे थे, तो वहां पे मैंने कॉर्डेटा का कॉमन नेम नहीं लिखा था, मैंने कहा था इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो कॉर्डेट्स आर सच विच हैव नोटोकॉर्ड इन देयर लाइफ। ठीक है। और इन एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ इफ नोटोकॉर्ड इज सीन, दैट एनिमल विल बी कंसिडर्ड अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। फिर मैंने लिखा था बेटा एक हेमिकॉर्डेटा, जिसको हमने कनेक्टिंग लिंक पे बोला था बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो हेमिकॉर्डेट्स को बेटा हम कनेक्टिंग लिंक किससे बोलते हैं? क्योंकि हेमी मतलब आधा, कॉर्डेट्स मतलब नोटोकॉर्ड। तो हेमिकॉर्डेट्स को एक्चुअली पहले हम कॉर्डेटा में ही रखते थे, फिर हमने उसमें देखा कि इसमें नोटोकॉर्ड नहीं है, इसमें नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने फिर उसको अलग कर दिया कि नोटोकॉर्ड तो नहीं है ना। यहाँ पे हमने केवल उनको रखा है जिनके लाइफ में किसी ना किसी स्टेज में थोड़े टाइम के लिए ही सही पर नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है। ठीक है। क्लियर है? तो 1 to 10 हो गए आपके बेटा नॉन कॉर्डेट्स, ये हो गए आपके कॉर्डेट्स। डन। इसके अलावा ये बेटा आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर अगर आपको समझना है तो ये लेक्चर तो देखना ही देखना पड़ेगा, नो इफ एंड बट्स। ठीक है। इसके अलावा कुछ और बेटा छोटे छोटे आपको टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल।
ठीक है, इन टर्म्स के अगर आपको मतलब पता होंगे तो आगे चैप्टर पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। सबसे पहले बेटा हम वेंट्रल समझते हैं। मैंने कहा ये आपका डॉर्सल सरफेस है, ये आपका फिर वेंट्रल हुआ टुवर्ड्स बेली। पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टुवर्ड्स बेली, या टुवर्ड्स बेली नहीं होगा, हम इसको बेली साइड बोलते हैं, है ना, जहाँ पे आपकी बेली होती है। बेली इज द नाभि अम्बलाइकस। वेंट्रल इज एक्चुअली, चलो अभी तो हम सीधे खड़े हैं, लेकिन हम ऐसा पढ़ते ना कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो 4 पैर पे थे, तो पहले हम अगर ऐसे रहते तो ये हमारा वेंट्रल सरफेस था विच इज टुवर्ड्स द फ्लोर और टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो वेंट्रल फ्लोर या वेंट्रल सरफेस कौन सा होता है, विच इज टुवर्ड्स द ग्राउंड, जो कि जमीन की तरफ होता है, ठीक है। और डॉर्सल कौन सा होगा, विच इज ऑपोजिट, दिस इज द बैकवर्ड पोर्शन, ठीक है, दिस इज ऑपोजिट और अगेंस्ट द ग्राउंड, जो आपके ग्राउंड के ऑपोजिट होगा, इसको हम बेटा बैक सरफेस बोल देते हैं, अगेंस्ट द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड के ऑपोजिट में होता है, उसके अगेंस्ट में होता है, इसको हम बैक साइड बोल देंगे, ठीक है। और वेंट्रल को बेटा हम फ्रंट साइड बोल देंगे, ओके। इसके अलावा एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है, ये बेटा आपका इंटीरियर है। अब जब हम 4 पैर पे होते हैं तो ये हमारा सामने आता था ना, तो दिस इज दी एंटीरियर पोर्शन। तो अब आप बोलोगे मैडम फिर हम इसको फ्रंट क्यों बोल रहे हैं, बेटा इसको हम हमारे हिसाब से फ्रंट बोल रहे हैं। एग्जैक्टली एंटीरियर क्या होता है आपका, टिप, टिप ऑफ बॉडी, ठीक है, या फ्रंट टिप ऑफ बॉडी। अब फ्रंट टिप क्या होगा आपका, अगर हम 4 पैर पर थे तो सर हमारा आगे था, अभी बेटा हम 4 पैर से 2 पैर पर आ गए तो ये हमारा फ्रंट टिप हो गया, है ना। तो आपका हेड सरफेस जो है बेटा, दिस इज दी एंटीरियर पोर्शन, ठीक है। पोस्टीरियर क्या है बेटा, जहाँ पे पूंछ होती थी गाय भैंस की, जहाँ पूंछ होती है ना, तो फ्रंट ये है तो ये अपना बैक हुआ, है ना, ये अपना पोस्टीरियर सरफेस हुआ। तो इसको हम ले लेते हैं आपका टेल पार्ट या टेल साइड, और लेटरल होता है मतलब बचा आपका साइड्स, है ना। तो लेटरल हो गया आपका साइड पार्ट। ये ना मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, जब आप एमबीबीएस में जाएंगे ना तो प्रॉपर इनकी डेफिनेशन है एक एक लाइन की, व्हाट इज एंटीरियर, व्हाट इज पोस्टीरियर, व्हाट इज डॉर्सल, व्हाट इज वेंट्रल, व्हाट इज लेटरल, व्हाट इज मीडियल। मीडियल इज टुवर्ड्स द मिड लाइन। अगर मैं आपकी बॉडी को कुछ इस तरह से डिवाइड करूँ, जैसे सपोज मैं आपका ये स्टमक बनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टमक हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने बना दिया। तो स्टमक का बेटा ये वाला पोर्शन तो बाहर की तरफ है ना, तो दिस इज दी लेटरल पोर्शन, और ये अंदर की तरफ है तो इसको हम बोलेंगे मीडियल पोर्शन, मतलब जो मिड लाइन की तरफ है, ठीक है। तो लेटरल मतलब साइड, मीडियल मतलब टुवर्ड्स मिड लाइन, है ना। तो ये छोटे छोटे से कुछ टर्म्स हैं। इसके अलावा ही बेटा हम आगे आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ओपन टाइप का होता है, क्लोज टाइप का होता है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक है। दिस इज द वेरी बेसिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके बेस पर बेटा हमने एनिमल किंगडम को 11 फाइलम्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तब तक आप ये सारे के सारे नंबर्स के साथ खेल चुके होंगे, ठीक है। सारे फाइलम्स को आप दूध के साथ या जो भी आप पीते हो उसके साथ बेटा याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, है ना। एंड डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन आज का लेक्चर कैसा लगा। आज कुछ होमवर्क नहीं है क्योंकि आज सब कुछ मुझे सिखाना ही था, अब सीखेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में आपको होमवर्क दे करके, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर से आई विल स्टार्ट विद फाइलम्स। फाइलम एक एक लेक्चर में हम 3-3 फाइलम्स को खींचेंगे, फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा हम नेक्स्ट लेक्चर में खींच लेंगे, ठीक है। ऑल्दो पहले हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ाते थे इनकी क्लासेस वगैरह, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती चलूंगी, एग्जाम्पल्स हमें याद करने हैं। आज का लेक्चर बेटा फिलहाल यहीं हम खत्म करेंगे, आज की सेवा हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। अभी आप एनसीईआरटी मत पढ़ना है इस चैप्टर की, उसमें आप कहोगे मैडम कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब वैसे ही मैंने बोला एनसीईआरटी सबसे लास्ट में पढ़नी जब मैं चैप्टर खत्म कर दूंगी। आई होप डाइजेशन आप लोग पढ़ चुके होंगे, मुझे जल्दी से बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में डाइजेशन में एनसीईआरटी पढ़ी, एमटीजी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए या नहीं किए, ठीक है। इसकी बच्चे बोलते हैं मैडम पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो बेटा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल पढ़ले नीट, है ना। वहाँ पर आपको डीपीपीज, होमवर्क सब कुछ मिलता रहेगा, है ना। सो अपना ध्यान रखिएगा
मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे विद द न्यू लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.